ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ। ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ उस इलाके में पत्रकारी करते समय की ਜਿਹੜੀਆਂ दुश्वारियाँ आउंदियां ने। सो मालिनी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे सुई स्मिथ मीडिया में। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, अभी पता लगा कि आप पंजाब से भी आपका एक रिश्ता है, तो पहले अपने बारे में बताइए कि आपको अभी अभी अवार्ड मिला है उसके बारे में, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। पहले तो पंजाब का जो रिश्ता ये है कि मेरी शादी एक पंजाबी से हुई है जी। और अश्विन चावला है उसका नाम, लेकिन वो रिश्ता ये है। और दूसरा ये है कि मेरे माता पिता जब 1957 जी। मेरे पिताजी तमिल ब्राह्मण जी। थे, अभी नहीं रहे, और मेरी माँ जो है वो तमिल क्रिश्चियन। जी। तो उन्होंने जब शादी करने का निर्णय किया तो ऑब्वियसली बहुत बवाल होगा। तो वो लोग, और मेरे पिताजी मेटलर्जिस्ट थे, तो उस समय यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करता था। मैं सोच रही थी देखूँगा इसको। वो लोग फिर यहाँ नौकरी लेके यहाँ आए ताकि उससे भी बच जाए और यहाँ पे रुकने लगे। तो मेरे दोनों भाई, बड़े जो भाई हैं वो यहीं जन्मे, यहीं हरियाणा में। तो वो एक पुराना संबंध है मेरा। अभी जो अवार्ड की बात चली थी, हाँ, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, और वो इन चीज़ों पे ध्यान रखती है कि कौन से जर्नलिस्ट को फ्रीडम ऑफ प्रेस या उस पर लिखने देने की प्रेशराइज किया जा रहा है। तो जब भी मेरा घटना हुआ था 2016 की शुरुआत में, जनवरी से, जैसे एक खबर निकली तो तुरंत वो कॉन्टैक्ट में रहे, कैसा चल रहा है वहाँ पे और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है, और कुछ सपोर्ट चाहिए तो बताएं। मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने एक दबाव स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया। और ये लोग क्या करते हैं, हर साल एक इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड करते हैं। तो उसमें इस साल 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग थे, उसमें से इंडिया से, भारत में से आप थी उन चारों में से। मालिनी, हम बात करें बस्तर में जाके जर्नलिज्म का, बस्तर में जाके जर्नलिज्म करने का जो सबब है वो कैसे बना आपका? नहीं, देखिए, बस्तर में मेरा जुड़ाव बहुत लंबा था जी। ऐसा नहीं है कि मैं जर्नलिज्म के लिए गई थी। मैं पहले मध्य प्रदेश में रहती थी। मध्य प्रदेश में मेरा लंबा वहाँ रुकना हुआ था, लगभग 7-8 साल से वहीं पर रहती थी, और उस समय छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था। जी। तो छत्तीसगढ़ आना जाना करते थे। और बहुत पहले हम मैंने MSW किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से। उस समय हम लोग स्टूडेंट बस्तर आए थे। ये हमारा एक रहता है कि आप गांव में रह के वहाँ के लोगों की जीवन शैली को समझें, तो हम लोग ने बस्तर चुन के वहाँ पे आए थे। तो वो एक चित्र हमारे दिमाग में था, इतना खूबसूरत जगह है, इतना जंगल है, और लोग इतने बढ़िया तरीके से रहते हैं, और वहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से तनाव हमको कुछ दिखा नहीं जो आज हमको नज़र आ रहा है। खैर वो रही उस समय के बाद। उसके बाद में मध्य प्रदेश से बस्तर आना जाना हम करते थे, छत्तीसगढ़ जब बन रहा था। छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 2009 में मैं छत्तीसगढ़ आई थी, मतलब मध्य प्रदेश में काम करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुई थी। उस समय मैंने ये वॉलंटरीली काम किया था। फिर इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, उन्होंने अपना काम शुरू किया बस्तर में, तो तब मैं बस्तर में शिफ्ट हुई। तब पिछले 5 साल से मैं बस्तर में रही थी, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन काम को लेकर के मैंने किया था। और उसके बाद में जब ICRC को आगे परमिशन नहीं मिला काम करने के लिए, उसके बाद मैं वहीं रुकी, क्योंकि मेरा लगाव उस इलाके से बना, उन लोगों की परिस्थिति को हम समझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपना योगदान दें इस परिस्थिति में। तो एक ही तरीका था, वो है लिखने का। और मुझे बहुत खुशी हुई जब स्क्रोल ने मौका दिया कि आप क्यों न लिखें फिर अगर ये आप करना चाहती हैं। 5 साल आपको हो गए उस जगह रहते हुए, और 1.5 साल हो गए स्क्रॉल के लिए पत्रकारी करते हुए। उस इलाके में पत्रकारी जब आप करते हो तो मुख्य चुनौती क्या है, मुख्य समस्याएं क्या है? क्योंकि अब तो मीडिया में खबर आ गई है कि मतलब किस तरह वहाँ से पत्रकारों को निकाला जा रहा है। आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, एक तो बस्तर में पत्रकारिता के
प्रिंसिपल्स से करना मुश्किल, पत्रकारिता करना मुश्किल नहीं है। वहाँ पर पत्रकार हैं काफ़ी सारे, लोग लिखते भी हैं, लेकिन बशर्त ये है कि आप वो लिखें जो आपको कहा जाता है लिखने के लिए। जो हट के मतलब जो बताया जाता है, जो कोई घटना हुई है उसके पीछे की कहानी समझने के लिए जब जाते हैं, सत्य का पता लगाने जाते हैं, तब उसमें दिक्कत होती है। पहली तो दिक्कत ये है कि बस्तर में गांव बहुत दूर इलाकों में है, तो वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और मैं मोटरसाइकिल चलाती हूँ, तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, तो मैं मोटरसाइकिल लेके जैसे मुझे खबर मिलती है कि इस तरीके से हुआ है तो मैं निकल जाती हूँ, और वहाँ पे पहुँचने का वही एक तरीका है। दूसरा, वहाँ पे रहने की वजह से मैं थोड़ा जगहों को पहचानती हूँ, तो मेरे लिए पहुँचना इतना मुश्किल नहीं था। जंगलों में जाकर के उस गांव में हम पहुँच जाते थे। अंग्रेज़ी मतलब लोकल खबर आ जाती है, जगदलपुर में वो दब जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो खबर राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच जाए तो प्रॉब्लम है। तो सरकार को प्रॉब्लम, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो बाहर की दुनिया इसको देख सके, पढ़ सके। बेसिकली ये था। दूसरा एक और डिफ़िकल्टी ये था लैंग्वेज, ठीक है। मैं गोंडी नहीं बोलती हूँ, थोड़ी बहुत समझती हूँ इतने सालों के बाद। ये एक ज़रूर एक हैंडीकैप महसूस हुआ, लेकिन एक आध लोग मिल जाते जो अपने बात को हिंदी में बोलने के लिए रख लेते हैं, तो थोड़ा कठिन होता है। और एक बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि लोगों को विश्वास नहीं है। आप आए हैं, आप हो सकता है हमसे खबर लेके पुलिस को बताएं, और हमने चूँकि गांव वाले सोचेंगे हमने चूँकि बताया कि हाँ पुलिस के साथ हमारी हुई, आप उनको जाके बता दें। या अगर हम ये बताएं कि हमारी ये परेशानी माओवादियों से है, आप उनको जाके बता दें। तो ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना कि हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। और बस्तर में निष्पक्ष रूप से इंडिपेंडेंट तरीके से पत्रकारिता करना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह हमें सिखाया जाता है कि जी जर्नलिज्म इस तरह होनी चाहिए, आप निरपेक्ष होने चाहिए, वहाँ जाके पता लगता है कि शायद निरपेक्ष इस तरह की निरपेक्षता कुछ नहीं होती है। तो अभी जो हाल ही में मामला है, आपको वहाँ से निकाला गया, जहाँ और भी बड़े सारे जर्नलिस्टों को निकल जाने के लिए कहा गया, वो क्या मामला है? और हमने ये भी सुना कि वहाँ बहुत सारी सोशल साइट्स वहाँ बैन कर दी गई हैं। नहीं कई सारे सोशल साइट उन्होंने उजागर कर दी है, जिससे खबर उनकी तरफ की खबरें जाती रहें। जी, ठीक है, ये एक है। मेरे साथ तो ये हुआ कि पहले तो देखो, पुलिस वहाँ पे पुलिस का राज, ठीक है। वहाँ पे अगर सिविल काम करना है तभी पुलिस जाती है, सिविल एक्शन के नाम पे किसी को कुछ बांटना, उनको लगता है कि कुछ बांटने से लोग उनके पक्ष में आ जाएंगे, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन करना है तब भी पुलिस फोर्स खड़ी रहेगी, तब काम होता है, ठीक है। स्कीम्स, शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वो दूर तक नहीं पहुंचती हैं, तो सीआरपीएफ कैंप लगा के सुविधाएं पहुंचाने में। तो एक तरफ जहाँ पर लोगों को जबरन पकड़ के ले जाया जा रहा है, और एक तरफ आप कैंप लगाएंगे, तो ये तो लोगों का विश्वास उस तरीके से नहीं बनता। वो पहले तो देखते हैं, ठीक है। ये अपने में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इन सभी चीज़ों को परखते समझते जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, उनको और हकीकत को बाहर निकाले। उदाहरण के तौर पे मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ माओवादी के कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई ब्लास्ट हुआ उसी को मैंने कवर किया। शिक्षा के इसमें उन्होंने कहा कि स्कूल्स हम बंद कर रहे हैं, कुछ युक्तिकरण, इसको मर्जिंग हो रहा था। तो उस समय मैंने कहा कि अंदर के इलाकों में स्कूल्स बंद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब गलत होगा। क्योंकि मान लो अगर एक भी आदिवासी पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, दो भी आदिवासी आ रहे हैं तो पढ़ने दो, नहीं तो लोग पढ़ेंगे कैसे ना? आप उनको वंचित कर रहे। खबर ये है। और अगर हमको लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर बनाना है तो सरकार को ये सारी दुविधाओं को उठाना पड़ेगा, टीचरों को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। या रोड को लेकर के जो मैंने बात आज कही थी कि लोगों को रोड से इतना मतलब नहीं, लेकिन रोड के साथ क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँच रही हैं, क्या शिक्षा आ रही है, ये सवाल वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल को सरकार को अपने बीच में रखना बहुत आवश्यक। इन चीज़ों को जब मैंने उठाया तब उनको बहुत मुश्किल हुआ। तो उन्होंने पहले तो ये किया, देखें आप ऐसे रिपोर्टिंग क्यों करती हैं जिससे बस्तर की छवि, बस्तर की पुलिस की छवि खराब हो रही है, आप इसको रेक्टिफाई करिए, आप इसको ठीक करिए। जब मैंने कहा कि देखो ये तो पत्रकार को आप ये नहीं कह सकते आप क्या लिखें क्या नहीं लिखें, और मैंने कहा आपको अगर कुछ
नहीं अच्छी लगती होगी, मैंने कहती हूँ आप कोई और तरीका अपनाइए। मेरे घर पे आके मेरे को पुलिस से बनाई हुई एक ग्रुप सामाजिक एकता मंच करके वो उनके सदस्य आके हमसे हम नाराज़गी जताने लगे। जब वो नहीं हुआ, मैं फिर से दोबारा एक फेक एनकाउंटर का मामला था, वहाँ से जाके वापस आई ही थी, फिर शुरू हो गया और नारेबाजी। उनके लिए निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं होती, क्योंकि रिपोर्टिंग उनको लगता है कि निष्पक्ष वही होता है कि अगर आप उनके खिलाफ भी लिखो। मैं जितना भी लिखा है, मैंने तो देखा जो वो लिखा मैंने, तो उनका ये कहना है कि आप माओवादी के पक्ष में लिखते, इसका मतलब आप माओवादी सपोर्टर। तो उन्होंने आके मेरे घर के सामने नारेबाजी लगाई, पड़ोसियों को बोला कि आप इनको भगाइए यहाँ से, इन ऐसे लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी आपके घर में बम फोड़ देंगी वगैरह वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छा इस तरह के माहौल में एक तो आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि अगर सरकार के पक्ष में कोई नहीं बोलता वो माओवादी का पक्ष है। ठीक है, और अगर वो माओवादी के पक्ष में बोल रहे हैं इसका मतलब वो देशद्रोही, इसका मतलब उसको बस्तर में रहने की ज़रूरत है। और अगर आप आदिवासी नहीं हैं और आप बाहर से आए हैं, जो मेरे को कह रहे थे कि तो आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये उन्होंने पहले इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में अपने लोगों को भेज के एक सामाजिक एकता मंच करके जो बनाया था उन्होंने कई सारे काम करने में, उसमें एक ये भी था कि इस मिशन में ऐसे लोगों को धमका के, ना कि आर्ग्यूमेंट करके, ये धमका के उनको निकाली। तो मुझे तो ठीक है, नारे लगा के गए। मैंने फिर एसपी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन जाके मैंने कंप्लेंट भी किया, नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, देर रात में आके पत्थरें मारने लगे। ठीक है, तो इत्तेफाक था, हम लोग घर के अंदर थे, सुबह आकर के उन्होंने पत्थर मारा। तो मैंने कभी सोचा नहीं, मतलब एक विश्वास होता है ना अपने मतलब काम करने के तरीके में और लोगों पे, मतलब भाई एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से तो नहीं करेंगे। तो सरासर इस तरीके से तो थोड़ा ऐसा धक्का लगता है कि ये क्या हो, फाइल करने में कंप्लेंट नहीं उठाए, नहीं हम पहले तहकीकात करेंगे उसके बाद में हम एफआईआर दर्ज करेंगे। 2 दिन लगा एफआईआर दर्ज रजिस्टर करने में। फिर मैंने तो लिखा था बाकायदा, ये लोगों का नाम है, मनीष पारक और संपत झा और सुब्बाराव, इस तरीके के नाम मैंने दिए थे क्योंकि मैंने पहचान ली थी। उन्होंने लिखा तो एफआईआर तो उनको नोट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ है। ठीक है, जिससे ये समझ में आया कि आप फिर मतलब किसके पास लेके जाओगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, ये तो हमारे साथ उन्होंने धकेलने में मजबूर किया। बिटिया थी मेरी, बाकी लोगों को उन्होंने जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करना शुरू किया। मैं अभी एक सवाल पूछूंगा। अभी अपने स्थानिक पत्रकारों की बात करी, 2 पत्रकारों का मुद्दा है आया हुआ, उनको जिशा जेल में भी डाल दिया गया और इस तरह के भी आरोप लगाए गए कि जो दोनों स्थानिक पत्रकार हैं उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, वो किसी पत्रिका से जुड़े नहीं हुए, शायद पहले जुड़े हुए थे, निकाल दिए गए थे। वो सारा मामला क्या है? मीडिया में कई रूप से आया है ये मामला, आपने भी सिक्रोल में लिखा है। देखिए, इसमें ये हुआ कि जो एक प्रभात नाम का लड़का जी, वो पत्रिका के लिए लिखता था। आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ हमारे कैमरामैन को बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ा लाउड बोलने को कह रहे हैं वो। जी, प्रभात नाम के जो एक जर्नलिस्ट है, वो बाकायदा बहुत सख्त रिपोर्टिंग करते थे। जो था उसको निकालते थे। चीटिंग होता था, स्कूल में चीटिंग होता था, उसको भी निकालते थे। भाई क्यों हो रहा है इस तरीके से? उनको ईटीवी में नौकरी दिया गया था, उनके रिपोर्टिंग अच्छी है करके ईटीवी में रिपोर्टिंग करने लगे। कुछ समय के बाद उनको बोला कि आप ईटीवी में से आपको हम नौकरी से निकाल दें। कोई कारण नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, विदिन अ मंथ। ठीक है, और उन्होंने हम सबको सोशल मीडिया में बताया, यार मेरी नौकरी जा रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ आगे कुछ बहुत बड़ा हो। इन्होंने लिखा था हमसे। 2 दिन बाद उनको आके गिरफ्तार किए गए। ठीक है, तो अब इससे क्या है, ईटीवी जैसे लोगों को वो डिसंगेज कर देंगे। मतलब अब मेरे साथ स्क्रोल खड़ी रही है ना, और ईटीवी के किसी पत्रकार को करेंगे तो ईटीवी को मजबूरन उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, ये तो मेरा रिपोर्टर, आप इनके साथ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने पहले तो ईटीवी पे दबाव बनाया कि इनको नौकरी से निकालें, फिर उनको बिल्कुल असहाय कर दिया और फिर उसके साथ गिरफ्तारी की। लेकिन मामला क्या था, उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ कह दिया। उन्होंने किसी मतलब स्कूल में जाके उन्होंने जो चीटिंग हो रहा था उसको उन्होंने रिपोर्टिंग के लिए गए थे, उन्होंने कह दिया कि ये लड़कियों के एग्ज़ाम लिख रही थी, उसके यहाँ आकर के वो लोग कर रहे थे। तो मतलब कुछ केसेस बना के उनके खिलाफ डालने लगे। ये रही प्रभात की बात। दूसरा जो आदिवासी एक पत्रकार है, सुमारू नाग करके, उसको ये कह दिया कि वो खड़ा था और वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ, वो देख रहा था कि पुलिस आ रही है नहीं आ रही है, ये खबर पहुँचा रहा था। ठीक है, 1 साल के बाद
जजेस ने 18 विटनेसेस को जब एग्जामिन किया, उनको एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो उसको माओवादी या माओवादी का समर्थन बता सके। और इससे ये क्या केस का मामला पूरा बड़े संक्षेप में बताइए, क्या ये इस तरह के मामले अभी अभी आए हैं या पहले भी कभी आए थे? नहीं नहीं, आप सही प्रश्न कर रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है। जब 2009 में 9-10 में शायद 9-10 में तो ऑपरेशन ग्रीन हंट करके उन्होंने शुरू किया था, लेकिन ये हुआ 2005 में जब सलवा जुर्म अच्छा। हुआ था। उस समय उन्होंने बहुत पत्रकारों को बाहर निकाला, बहुत नेशनल पत्रकारों को उन्होंने बाकायदा यहाँ से हटने के लिए कहा। बहुत सारे स्थानीय पत्रकारों को इतना दबाव बनाया कि वो आज एकदम चुप हो गए हैं। मतलब उनके सुमारू की अगर हम बात करें, क्योंकि उनसे मैं नहीं मिली, उसके पास एक फ़ोटोकॉपी चलाने की मशीन है। अब वो पढ़ा ऐसा वो क्या करेगा? स्ट्रिंगर को इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपने रोजी रोटी पूरा चला सके। हम सारे ऐसे ही लोग हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जो पब्लिश होता है उसके लिए पैसे मिलते हैं बिल्कुल। और गांव में और परिस्थिति खराब है ना, तो लोकल न्यूज़ डेली बहुत कम देते हैं पैसे, तो उसका रोज़गार भी ख़त्म कर दो। संतोष जो अभी भी जेल में है, उसकी परिवार बोली कि मेरे को, उसके 3 बच्चे हैं, बोले हर 10 दिन मौसम भी ऐसा है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। मतलब अकेले पूरे अपने बच्चों को संभाल रही है। उसका पिताजी एक सरकारी नौकर है, उस पर दबाव है। मतलब अब एक पत्रकार फिर कैसे काम कर पाएगा ना? तो इस तरीके के दबाव को लेकर के वो स्थानीय लोगों को दबा रहे, बाहर बाकी लोगों को वो लोग यहाँ से हटा आपकी बातों से लग रहा है कि जो बड़ा मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम बोलते हैं, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया शब्द पे ही मुझे थोड़ा डाउट है, तो क्या आपको लगता है कि उसने एक तो बिल्कुल उन पत्रकारों को इतना साथ नहीं दिया जितना मिलना चाहिए? ये ओवरऑल सीन में से भारतीय मीडिया का किस तरह के करैक्टर सामने आता है? अभी जहाँ बस्तर में रिपोर्टिंग होती है उसमें भी मतलब उनकी भूमिका शकी रहती है। बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, उनके सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे। तो वो लोग क्या लिखेंगे सरकार के खिलाफ? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हम ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको जितना चाहिए हम पैसा देंगे, लेकिन हमारे खिलाफ ना। पत्रिका नाम का, राजस्थान पत्रिका जो छत्तीसगढ़ में थी, उनसे 1.5 साल से उनको कोई गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे दबाव में बनाए रखा जाता है, जिस वजह से वो वही निकालते जो एक मतलब इस तरीके का गवर्नमेंट निकालती है। दूसरी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने के बावजूद भी, जैसे हमारे बाकी पत्रकारों को लकीली स्क्रोल ने मेरा साथ दिया, लेकिन बाकी लोगों का किसी ने साथ नहीं दिया। मतलब क्या मतलब है? ये त्रासदी है कि बड़ा मीडिया साथ नहीं देता। दूसरी, जब हम बात करें उस इलाके की, कई तरह की खबरें आती है। देखो जी, आज 15 बंदों ने सरेंडर कर दिया, आज 10 बंदे मारे गए, लेकिन आपने तो सारा कुछ वहाँ देखा है। हकीकत क्या है वहाँ की? वहाँ जी विकास का काम बहुत हो रहा है, असल हकीकत क्या है उस इलाके की? मेरी एक स्टोरी सरेंडर को लेके थी। जब उन्होंने पहला सरेंडर किया था, 23 लोगों का सरेंडर जब किया था, तो उसमें मैंने जिन 5 लोगों को इंटरव्यू लिया, उन्होंने सारे लोगों ने कहा कि हम तो माओवादियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं था, मैं तो दुकान चला रहा था, मैं तो मेरे पिताजी पे दबाव डाला था इसलिए मैं चला गया, मेरा पुराना कोई केस था, उस वजह से मेरे को बोला कि या तो आपको केस लग जाए या आप सरेंडर कर दीजिए। मैंने मतलब बाकायदा मेरी आर्टिकल आई है। तो ये पूरा एक मिथ है कि लोग इतने सरेंडर कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हो रहे हैं, मतलब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर सरेंडर किस नाम पे कर रहे हो आप? अगर माओवादियों के विरोध अगर ये है, तो ऐसा क्यों है कि अभी भी वो सारी घटनाएं हो रही हैं, फिर क्यों ये हो रही है? तो ये सवाल खड़ा होता है। मैंने यही सवाल किया था कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। विकास की बातें हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी। देखिए, विकास आज भी डॉक्टरों की कमी है वहाँ पर। अगर हम विकास को कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है, हम सब कल्ड विकास की बात नहीं करते, हम यही करते हैं कि वहाँ सेहत सहूलतें कैसी है, शिक्षा कैसी है, आम उनका जीवन किस तरह का है। बच्चों को पढ़ना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, और वो अपने विकास को, अपने जीवन को अच्छे से बना सकें। ठीक है, इसमें हम विकास देखते हैं। लेकिन आज के विकास के नाम पे जो भी पैसा आ रहा है, वो सिर्फ सड़क बनने में विकास जा रहा है। ठीक है, वो भी चौड़ी सड़कें। ठीक है, लोगों के गाँव के अंदर तक नहीं जाएगी वो। गाँव के अंदर तक, सड़क पे भी गाँव रहेंगे तो उनको उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनके सामने गाड़ियाँ जाएंगी। ठीक है, और बसें नहीं चलेंगी, और जो प्राइवेट बसें चलती हैं वो इतना पैसा लेंगी तो वो उतना दे नहीं पाते, वो जंगल के रास्ते से ही निकलते हैं। और उनके लिए क्या ज़रूरत है? उनका हफ्ते में एक बार एक हाट लगता है। ठीक है, उस हाट में जाके वो अपने जो ज़रूरती चीज़ें वो खरीद के लाते हैं। ठीक है,
सड़क इनके लिए बन रहा है या नहीं वो खुद सवाल करते हैं। अगर हमारे डॉक्टर अस्पताल सब कुछ बनता है तो हम मान सकते हैं कि हमारे लिए बन रहा है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, ये उनके एक सवाल है। शिक्षा के नाम पे ये क्या करते हैं कि बहुत अंदर के गांव के बच्चों को, जहाँ पर स्कूल नहीं है ना, बहुत स्कूलों को माओवादियों ने तोड़ा भी है, ठीक है। उस समय में 2005 की बात है, अभी की बात नहीं, 2005 में वो माओवादियों का ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये कहते हैं कि वहाँ पर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को रुकाएंगे वो कोई स्कूल नहीं बनता, वैसे भी आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे तो उनको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। और तो और सरकार को ये है कि बच्चे अगर वहाँ रहेंगे तो उनको माओवादी लेके चले जाएंगे, उनके अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को खींच के बाहर लेके आते हैं और उन्होंने कई सारे पोर्टेबल कैबिन स्कूल्स बनाए, ठीक है। तो उस स्कूल में वो लोग पढ़ाने की कोशिश करते। तो एक छोटे से 3 साल 4 साल का भी बच्चा वो बिना माँ बाप के वहाँ पे बैठा कोशिश कर। अब इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो अच्छी सुविधा दे पाए। कुछ एक हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, उनको मतलब एक मॉडल के रूप में दिखाते हैं कि अच्छा स्कूल है, वरना तो ये सारी स्कूलें बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब है और बच्चे भाग जाते हैं। इनफैक्ट एक आध ये तो निकला था कि भाई लड़के आते हैं, आपके एनरोलमेंट में तो 200 बच्चे हैं, लेकिन यूँ देखा जाए तो 150 तो 50 बच्चे गए कहाँ। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद किस तरह की सूरत हाल वहाँ चेंज हुई है? मतलब जैसे मनमोहन सिंह के समय में भी समस्या थी, मतलब ऑपरेशन ग्रीन हार्ट था, सर्वाजुडम वगैरह थी, तो अब वो लड़ाई किस तरह हुई है? मतलब क्योंकि अभी तो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट थी बनते सारी के हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे माओवाद को। क्या चेंजेस आई है मोदी के बनने के बाद? देखो दोनों के समय में ये जारी रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार जब थी तब बहुत अलग था, अच्छा था, और इनके आने से, एनडीए की सरकार के आने से बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय भी होम मिनिस्टर जब चिदम्बरम थे तब भी उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए जो लोगों के लिए नकारात्मक रहा है, तो और उसको सुलझाने की कोई प्रयास ही नहीं किया गया। मोदी सरकार के आने से एक जो बहुत क्लियरली निकल के आता है कि थ्रस्ट जो है, जैसे मोदी आए भी थे बस्तर में, उन्होंने पहला तो एक MOU साइन किया कि यहाँ पर हम मेगा स्टील प्लांट बनाएंगे, हाँ, दिल मिली करके एक जगह है, वहाँ पर हम मेगा स्टील बनाएंगे। आपने ये नहीं देखा कि ऑलरेडी एक नगरनार स्टील प्लांट है, उसकी हकीकत क्या है। आपने ये नहीं देखा कि लोहंडीगुड़ा में टाटास को आपने देख करके एक स्टील प्लांट बनाने की उसकी हालत क्या है कि आज उसमें ताला बंधा हुआ है। SR को आपने ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका क्या हुआ? ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं कि उनके कुछ माओवादी के साथ लेन देन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने ऐलान कर दिया कि आप एक मेगा स्टील प्लांट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके दबाव के कारण फिर वो लगे होते हैं कि ज़मीन, और उसमें हुआ क्या कि जिन पॉलिटिशियंस को पता चला कि यहाँ पे मेगा स्टील प्लांट बनेगा, इसका मतलब मुआवजा मिलेगा, उन्होंने गांव वालों को तो बताया नहीं, उससे पहले वो गांव वालों से ज़मीन खरीदने लगे ताकि मुआवजे में वो फिर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। लेकिन मुआवजा मिलने वाला किसको है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ पर अभी के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं जो कि SRP कल्लूरी, ठीक है, वो यूपीए सरकार के टाइम पे जब थे, जब जुड़ूम शुरू हुआ था, उनको 2007 में 8 में उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर SSP थे दंतेवाड़ा के, वहाँ पे कुछ कई सारी दिक्कतें हुई थी और ताड़मेटला में बहुत बड़ा कांड हुआ था जहाँ पे घर जला दिए थे, तो उस पर केस चला था 2011 में, तो उनको वहाँ से हटना पड़ा, उनको वहाँ पे केस क्योंकि डला था उनको हटाना पड़ा। हाँ, यूपीए सरकार वहाँ थी, यहाँ पे भाजपा सरकार थी राज्य में, ठीक है। लेकिन अब उनको वापस लाया गया है एज IG, तो वो बहुत पावरफुली आए हैं, ठीक है। ये सारे जो आज हम 2016 के मिशन में हम सब जो बता रहे हैं वो उन्हीं के गाइडेंस में हुआ है, ये बहुत स्पष्ट है। तो और ये कहते भी हैं जब लोग मिलते हैं कि मुझे तो खास भेजा गया है इस पूरे माहौल को ठीक करने के लिए। तो ये एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ कह लो, अपने लिए पावर लेते हैं कि हमको इस तरीके से सेंटर से भेजा गया है इस पूरे काम के लिए। एक बात नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, जो वहाँ कुछ भारतीय संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं आदिवासियों के लिए, उनकी ज़मीन के मसले के लिए, जैसे पेशा कानून है, वो किस तरह फॉलो होता है वहाँ? मतलब मैं सिर्फ एक ही जवाब दूँगा, हम पेशा कानून जैसे कुछ भी नहीं लागू होता है। अच्छा। और फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो उनको ज़मीन मिलना चाहिए वो भी नहीं होता है। और मैं अगर कांकेर की बात करूं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत हमें ये ज़मीन, हमको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में क्या है, उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, एक समुदाय के रूप में उनको मिलना चाहिए, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको क्या वहाँ पे रेड लाइन लगना है, और अगर वहाँ पे लोग विरोध करते हैं इसका,
कि जब हमने अप्लाई किया है आप उसको निर्णय नहीं ले रहे, आप किसी और कंपनी को या वहाँ पे दूसरा कार्यक्रम लगा रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे, तो उसको रोकने में वो वहाँ पे बीएसएफ उसको खड़ा कर देते कि आप रोकोगे कैसे, मतलब प्रेशर के साथ, मिलिटराइज प्रेशर के साथ वो लोग उनको धकेल देते। एक आम भारतीय के दिमाग में ये आम ही सवाल है कि वहाँ जो माओवादियों के प्रति हमदर्दी है आदिवासियों की, उसका क्या कारण है? वो सचमुच माओवादी उनका मुद्दा उठाते हैं इसलिए, या वो डर के कारण है? क्या कारण है ऐसा आपको लगा? क्या क्या आदिवासी माओवादी के पक्ष में हैं या नहीं है, क्या वो वाकई में उनके साथ हैं या नहीं है, ये देखो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर लोग कहते हैं कि आप अगर इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करेंगे हमारे पास कोई चारा क्या, ठीक है। कई गाँव वालों ने कहा है कि इस तरीके से ज़बरन लोगों को सरेंडर करा रहे हैं। आप वहाँ पे देखोगे 10 लड़के लड़कियाँ उसी गांव से वापस माओवादी के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो सलवा जुड़ूम एक बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल था कि सलवा जुड़ूम के बाद माओवादी बढ़ा है। आप क्या कम करना चाहते हैं, क्या बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। बार बार सिविल सोसाइटी ने भी कहा है, न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि सलवा जुड़ूम के बाद लोग खुद कह रहे हैं सलवा जुड़ूम जब से आया है तब से माओवादियों का ये ज़्यादा पनपा है, ठीक है। वो लोग भी एग्रेसिवली आ रहे हैं, और मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं अभी मिशन 2016 में हम वाइप आउट करेंगे, लोगों को हम सरेंडर कराएंगे और उनके ही गढ़ में जा कर के हम ये करेंगे, ये मतलब ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। अब माओवादी वाकई में क्या ख़त्म हो रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जो माओवादियों की देखरेख में जनता सरकार है वो किस तरह के काम कर रही है, कुछ उसकी थोड़ी एक दो मिसाल दे सकते हो? ये मतलब मैंने खुद ने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं देखे हैं, हमको रास्ते में ज़रूर जाते समय कुछ क्या बोलते हैं मिट्टी के बंड दिखते हैं, ठीक है। तो गांव वाले कहते हैं कि ये उनकी तरफ से हुआ है, मतलब डेवलपमेंट काम उनकी तरफ से हुआ है ताकि पानी को रोक सकें और उनके खेतों को बचा सकें वो लोग। सुना है उनके स्कूल चलते हैं, पेपर में भी निकला है, उनके अपने स्कूल्स चलते हैं बहुत कम संख्या में, लेकिन हाँ मतलब जहाँ पर इस तरीके का उनके अपनी कमेटियाँ होती हैं, शिक्षा कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी, उनके अपने डॉक्टर्स हैं, हो सकते क्वालिफाइड डॉक्टर्स ना हों, लेकिन मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक मैं कहूँगी। मतलब जिस तरीके से सरकार अगर बाकी सब रोक करके अगर वो स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा एकदम भरपूर वो दे सके, उससे लोगों का दिमाग में बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। दैट इज़ अ सैड पॉइंट। अभी जैसे भारत में घर वापसी की बात होती है, धर्म परिवर्तन की बात होती है, ये भी सुना है कि संघ वाले भी वहाँ अपनी जड़ें लगा रहे हैं आदिवासी इलाके में। आपकी निगाह में ऐसा कुछ आया? नहीं नहीं, बिल्कुल है। देखिए, एक तो क्रिश्चियन मिशनरी ने तो जो भी किया है आदिवासियों को बहुत कोयर्स करके, उनको शिक्षा दे करके, उनको स्वास्थ्य की सुविधा दे करके, मिरेकल बता करके कि ये सब हुआ है करके उन्होंने उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि वो अपने त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाते हैं, भले नाम थोड़ा बदल लिया, लेकिन विशेष कुछ उनके अंदर नहीं पता चलता। एक छोटा गिरजाघर भी बना लिया, ठीक है। अब अगर कोई विश्वास के साथ वो कर रहे हैं तो वो तो संविधान में दिया गया है कि आप अपना विश्वास अपने मन से कर सकते हैं। लेकिन एक जो घटना हुआ है जगदलपुर के ही पास में, जहाँ पर संघ परिवार के लोग आए थे, वहाँ पे वीएचपी के लोग आए थे और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग रखी और ये कहा कि अगर यहाँ पर गैर हिंदू काम हुआ, गैर हिंदू काम हुआ, अब आदिवासी हैं वो, उनको मान लिया वो हिंदू ही हैं, हाँ, गैर हिंदू काम हुआ तो उनको पीडीएस नहीं दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, और उनको बाकायदा एक क्या बोलते हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम दे दिया कलेक्टर को कि शायद 52 गांव की बात करिए, 52 गांव में पंचायतों ने सिग्नेचर किया है कि यहाँ पर कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होंगे और अगर होंगे तो हम उसका मतलब उनको पीडीएस में नहीं शामिल करेंगे वगैरह वगैरह नहीं करेंगे, तो कई सारे, और ये ग्राम पंचायत का कुछ एक्ट उन्होंने दे करके उसको
अभी बीच में आपने कल्चर की बात की थी, किस तरह के कल्चर है वहाँ का, जो हमारा जो ये सो कॉल्ड सिविलाइज समाज है, मुआशरा है, इससे किस तरह अलग है? सुना है कि वहाँ को कभी भी उस समाज में रेप जैसी घटनाएं नहीं होती जो हमारे सो कॉल्ड समाज में होती हैं। सो किस तरह का मुआशरा है वहाँ का, वो हमारे यदि पंजाब वाले सुनने वालों देखने वालों को आप बताऊँगी। पहले तो मैं ये कहूँगी, अगर हम पंजाब राजस्थान जगहों से अगर हम कंपेयर करें, छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके आदिवासी इलाकों में फीमेल सेक्स रेशियो बहुत बड़ा है। अच्छा। मेरे पास कहीं लिखा हुआ है, अगर 900 969 है शायद, जबकि 969 1000 के पीछे। नहीं, कुछ जिलों में 1000 से ऊपर है। ओके। हाँ, बस्तर में आप देखेंगे तो 1000 से ऊपर है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसमें फिर आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। बस्तर जैसे इलाकों में 1000 कुछ है या क्लोज टू 1000 है। ये अपने में दिखाता है कि हम वहाँ पे महिलाओं की इज्जत किया जाता है, उनकी वैल्यू है। दूसरा ये है कि वहाँ पर औरतें बहुत सामने आती हैं, मतलब वो मार्केट जाती हैं, बेचने में रहती हैं, हाँ? सबसे बड़ी बात ये हल चलाती हैं। आदिवासी महिलाएं, माड़िया महिलाएं हल चलाती हैं, जहाँ पर हल यूपी, बिहार, राजस्थान जगह पे छूना मना, ठीक है। यहाँ पे औरतें हल चलाती हैं और ये आज भी कायम है। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने की बात है, आज भी कायम, आज भी मेरे पास तस्वीरें हैं जहाँ पर औरतें हल चलाती हैं। तो ये सब दिखाता है कि औरतें बहुत एक इक्वल पार्टिसिपेंट हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें वहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। आदिवासी में भी है कि भाई अपने ही समाज के भीतर शादी करना, लेकिन अपने समाज में काफ़ी लड़के लड़कियों में घुलने मिलने का छूट है, उनके शादी करने के तौर तरीके अलग हैं। और ये और ख़ास करके ये है कि उनके लिए ये मेरा अपना ऐसा कुछ भी नहीं है, जंगल सबका है, ठीक है। और आप देखोगे जब महुआ का सीज़न आता है, कैसे सब लोग मिल के अपना महुआ बीनते हैं या तेंदुपत्ता करने जाते हैं। एक ऑलमोस्ट लाइक अ फेस्टिवल है। आप हर वहाँ पे जाएंगे तो त्यौहार जो मनाते हैं वो उनके पास पैसे नहीं है, हाँ, मतलब जो खेती करते हैं उसको खा लेते हैं और बाहर जाते हैं, उससे जो लेके आते हैं उससे जो भी कपड़ा वगैरह बना लेते हैं। त्यौहार के लिए उनका ये मानना है, ये त्यौहार सबके लिए, ठीक है। तो वो रास्ते में जो भी जाते हैं उनको रोकेंगे, उनसे 2 रुपये लेंगे, ठीक है, 1 रुपये लेंगे और बोले कि नहीं करेंगे तो इतना अपना म्यूज़िक बजाएंगे, अपना डांस करेंगे, तो जिससे तुम्हें खुश होगा तो हम दे देंगे। बड़े थोड़े थोड़े सवाल है, समय काफ़ी कम है। बरदान जी का इशारा हो रहा है, वैसे 2 जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, उनकी बात तो लंबी होगी, लेकिन बरदान जी की ने तो बरदानगी करनी है। सो मेरा सवाल ये है आपसे, बड़े संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो पहला सवाल यही है कि अब वहाँ जो फ़ौज का तशद्दुद हो रहा है और एक जैसे सलवा जुडम वगैरह है, अब वहाँ क्या सिचुएशन है इस तरह की? अब वो किस सलवा जुडम की क्या हालत है? सुप्रीम कोर्ट भी लानत पा चुकी है। सलवा जुडम तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2011 के जजमेंट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, ठीक है। तो सलवा जुडम को तो उनको रोकना पड़ा, लेकिन जब ये कांग्रेस के सारे सदस्यों इंक्लूडिंग महेंद्र कर्मा जो उसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं, उनका भी हत्या हुआ, तो उनके बेटे ने कहा कि हम सलवा जुडम दोबारा शुरू करें, ठीक है। तो सबने काफ़ी हल्ला मचाया, जस्टिफाई भी किया बीजेपी ने कई बार उसको, अभी हाल ही में नहीं। हाँ, नहीं, और कई पुलिस कर्मियों ने ये भी कहा कि बुरा तो नहीं था सलवा जुडम, है ना। तो जबकि उसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आप बुरा कह रहे हो, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया अगर ऐसे कह रहे हैं तो। खैर, लेकिन उन्हें पता था कि सलवा जुडम के नाम से वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये सामाजिक एकता मंच जैसे रूप निकाले। उन्होंने जगदलपुर में एक ग्रुप बनाया, बीजापुर में अलग से ग्रुप बनाया, सुकमा में, मतलब बीजापुर में उन्होंने नक्सली पीड़ित संगठन बनाया, सुकमा में उन्होंने विकास संघर्ष समिति करके, अलग अलग नाम से उन्होंने उसको उसी रूप में लाने के, मतलब जिनके विरोध करना है तो उनको विरोध करने लगे। सोनी सोरी जैसे लोग ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं या मनीष कुंजाम जैसे वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, वो लोग अपना रैली निकाल के जाते हैं तो उसको साबोटाज करते हैं, ठीक है। तो ये, और जो सरेंडर किए वो लोग हैं उनको इस तरीके से काम में जबरन उसमें डालने की कोशिश। अभी हाल ही में माँ श्वेता देवी जी की डेथ हुई है। माँ श्वेता देवी वो राइटर है जिन्होंने आदिवासी लोगों के बीच भी 30 साल रहे हैं, उनके लिए लिखा है, उनके लिए बोली है वो। आज जब आप लोगों पे भी दिक्कत आई है, आने वाले समय में हम लोगों पे भी आएगी जर्नलिस्टों के लिए, तो महाश्वेता देवी जैसे जो राइटर हैं वो हम जैसे पत्रकारों के लिए और लेखकों के लिए क्या मिसाल है?
क्या कहना चाहोगे? मैं तो मिसाल तो ये है कि हमें क्या सबक आ, लेना चाहिए उनसे, नहीं मतलब हमारी बरादरी को? हाँ, ऐसे जैसे लोग हैं जिन्होंने मतलब उनके उनके साथ जुड़ के उनके जीवन शैली को समझ के उन्होंने बात करी, तो ऐसे लोगों के चीज़ों को लोगों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और दूसरी बात हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए है कि जितना भी वो चाह रहे हैं कि हम इस उनकी सच्चाइयों सच बात ना निकालें, पर इसके बावजूद भी हमें इसको लिखते रहना चाहिए, ठीक है। और मतलब यही मैसेज मैं आज उठा रही हूँ और सब जर्नलिस्ट के लिए यही कहूँगी कि भाई हमने करना है, और छत्तीसगढ़ में जर्नलिस्ट जितने भी बाहर आए हैं आज वो कर ही रहे हैं। और आखिर में हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सुनेहा देने के साथ साथ ये भी बताइए कि आज के समय में लोक पक्ष के मीडिया की क्या भूमिका है? एक तो बड़ा मीडिया है ना, वो तो जी। तमिलनाडु का है, लोक पक्ष की मीडिया की भूमिका। लोक पक्ष की भूमिका, अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया की बात कर रहे हैं तो वो कैसे बहुत ही मुश्किलों के साथ लोगों की बात जो बाहर नहीं आती उसको बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। और जो मुझे लगता है कि आज के जिन तरह की हालात हैं वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि सच बाहर नहीं निकलता और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको अगर स्थान नहीं देते तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके की समस्याओं के साथ हमारी नॉर्मल जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं। तो लोक मीडिया की तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेन स्ट्रीम बन जाए ताकि लोगों की ओपिनियन और ये बदलें, ठीक है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था कि क्या मैं ऑल्टरनेट मीडिया में ही लिखूं या मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन मतलब अब वेब बेस्ड मीडिया खुली हैं, स्क्रोल है, वायर है, पारी ट्रस्ट है, पारी मीडिया है। पारी मीडिया है। ये सारे लोग अब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लिखें और उनकी रीडरशिप बढ़ रही है और वो सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पढ़ते हैं। मालिनी जी, बेशकीमती समय में बहुत अच्छी बातें की निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।